अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मारूफ़ वकील जनाब महमूद पराचा साहब। कुछ अहम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे। पराचा साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है, उसमें पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लग रहा है कि उन्होंने शोभा यात्री पर हमला किया, पत्थर फेंका और उसके रद्द-ए-अमल में मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुसलमानों का कहना है कि पहले उन्होंने पथराव किया, उन्होंने झंडा लगाने की कोशिश की, हमने रोका और तब दोनों तरफ से मामला हुआ। अ, सबसे अहम बात यह है कि देखिए, हमारी जो तकलीफ़ शिकायत है वो 3 तरह के लोगों से है। और सबसे छोटी शिकायत, सबसे छोटी तकलीफ़ हमें उनसे है जो फुट सोल्जर्स आके मस्जिद पे हमला कर रहे थे, जो मस्जिद में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे झंडा फहराया उन्होंने या फहराने की कोशिश कर रहे। सबसे कम शिकायत उनसे है। उसके बाद जो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की शिकायत है हमारी, वो है आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके जो आका बैठे हैं ना पीछे, बिग बॉसेस, उनसे शिकायत है, उनसे तकलीफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो फुट सोल्जर्स हैं, इनको इनके राजनीतिक आका आरएसएस के, उनके और वो खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? सत्ता मैं उनके अर्ज कर हाथ रहा में हूँ। है। तीसरी जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है पुलिस और प्रशासन से, जिसने संविधान की शपथ लेके संविधान को तोड़ के जुर्म किए हैं। ये जुर्म ही है कि एक तरफा कार्रवाई की जाए और प्रॉपर सबूत ना इकट्ठे किए जाएं। और जब वो लोग बार बार वहाँ पे आ रहे थे, जो हालात मुझे पता लग रहे हैं, अगर वो सच है कि वो बार बार वहाँ आ रहे थे और पुलिस की मौजूदगी में आ रहे थे, तो ये पुलिस के लोग मुलव्विज़ हैं 2 चीज़ों में। एक तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की जो लोग जुर्म करने आ रहे थे उनके खिलाफ, दूसरा उनकी जुर्म करने में मदद की। यही केसेस हमने दिल्ली दंगों में पुलिस के खिलाफ और आरएसएस के लोगों के खिलाफ कराए। यही हमारी जो होनी चाहिए कार्रवाई, ये होनी चाहिए। अब कार्रवाई कौन करेगा? वो तो ज़ाहिरी बात है कि हमारी मिली तंजीमें करेंगी, क्योंकि वही हमारी कायद हैं, हमारी पॉलिटिकल कायद करेंगे जो हमारे लिए बड़े बड़े जज्बाती भाषण देते हैं। हम तो एक छोटे से वकील हैं। अगर, और हमारी एक मजबूरी और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके सामने, कि मैं जाके किसी से वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकता, यानी कि किसी क्लाइंट से ये नहीं कह सकता कि आप मेरे पास आओ। जैसे दिल्ली दंगे वाले हमारे पास आए, ये हमारा वादा है, कोई भी मजलूम हमारे पास आएगा, किसी भी ख़ास तौर पे उसकी प्रेफरेंस होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी का और ओबीसी का, तो इसी सीक्वेंस में हम उनका केस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन आना हमारे पास एक बार आना पड़ेगा, एक फ़ोन करना पड़ेगा या एक बार हमारे पास आना पड़ेगा, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी। हम सब देश के दुश्मनों को, संविधान के दुश्मनों को, चाहे वो वर्दी में हो या दूसरे सरकारी अहदेदार हों या आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े अहदेदार हों, मंत्री हों, संतरी हों, कोई भी हों, फिर हमारी जिम्मेदारी, हमने जाना उनका, हमने क्या इलाज करना है, कानून और संविधान के दायरे में रह के सबको जेल भिजवाएंगे। ये हमारी मजबूरी है कि हम खुद चल के वहाँ पे नहीं जा सकते। पराचा साहब, आप कल कह रहे थे कि सड़कों पर उतरना होगा, 80% काम सड़कों पर होगा। आज आप कह रहे हैं हम जेल भिजवा देंगे। कैसे पॉसिबल होगा ये? 20%, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हमारा जो काम है, हम चाहे कितनी भी मेहनत से काम कर रहे हो, कितनी भी बहादुरी से काम कर रहे हो, कितनी भी जहानत से काम कर रहे हो, इससे 20% काम होगा। अगर मुझे जेल भिजवाने में अपनी कानूनी महारत से 2 साल या 3 साल या 5 साल लगेंगे, अगर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही होगी, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, तो मुझे 1 महीना 2 महीना लगेगा। ये फ़र्क है, ये फ़र्क मैं वाजे कर देना चाहता हूँ। आप पब्लिक प्रोटेस्ट कीजिए, इसके लिए सड़कों पे आइए, फिर जजिस के लिए भी खड़े होइए, साथ में जजिस के ऊपर भी दबाव है, खड़े होइए, ये नारे लगाइए कि जुडिशरी संघर्ष करे, जजिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देश की जनता मालिक है देश की, हम अपने जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जैसे जजिस भी तो हमारे नौकर ही हैं ना जनता के, तो हम अपने नौकरों की मजबूती के लिए खड़े हैं। तब देखो जजिस जो है, जजिस को भी हौसला आएगा, वो ज़्यादा न्याय करेंगे, बेहतर न्याय करेंगे, जल्दी न्याय करेंगे। तो पब्लिक प्रोटेस्ट से, अब फिर बोल रहा हूँ मैं, 20% हमारी मेहनत से काम होगा, 80% अगर तुरंत काम करना है तो आए पब्लिक प्रोटेस्ट करें। नहीं, लोग कह रहे हैं अगर लोग सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस उन पर गोलियां चलाएगी, फायरिंग की जाएगी, बेकसूर मुसलमान निहत्थे मारे जाएंगे। मुसलमान ही क्यों, देखिए बेकसूर मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो घरों में घुस घुस के आज भी पुलिस मार रही है। क्या जहांगीरपुरी में घरों में घुस के पुलिस ने ज्यादतियाँ नहीं की हैं? क्या दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस ने घरों में घुस के, और दिल्ली दंगे के कितने महीने बाद तक घरों में घुस के पुलिस ज्यादतियाँ ने नहीं की कहा कि हैं? हमारे क्या यहाँ जब टकराव हो रहा था या पथराव हो रहा था दोनों ग्रुप के दरमियान, तो हमारे पुलिसकर्मी बचाव कर रहे थे, इस वजह से 9 लोग जख्मी हुए, उसमें 8 पुलिसकर्मी मौजूद है। पुलिस वालों ने ये दलील दी है कि हम बचाने का काम कर रहे थे, हम किसी पे अटैक नहीं कर रहे थे। अगर वो रोक ही लेते उन्हें,
तो बचाने का नौबत ही नहीं आती ना। अगर कोई आदमी शरारत करने जा रहा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ये बजरंग दल वाले हैं, जब अजान होगी ये जाके सामने क्या करेंगे, ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो जाने ही ना देना, तो बचाव की नौबत ही नहीं आएगी। तो जिम्मेदारी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलके जो है, मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स जो है ना, हर थाने में ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, और बहुत सारों की तो वीडियो भी वायरल हुई है, जिसने कई, एक तो एसएचओ साहब थे ना आदर्श नगर के या कहाँ के, उन्होंने बोला था कि यहाँ देश का संविधान चलेगा, कुछ और नहीं चलेगा, तुझे उठा के बंद कर दूंगा अगर तूने संविधान तोड़ा। ये जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस में भी और देश की सभी पुलिसों में ईमानदार ऑफिसर मौजूद हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो तो ख़ास तौर पे ईमानदार हैं, जो अम्बेडकरवादी घरों में नहीं भी पैदा हुए, उनमें से भी बहुत सारे ईमानदार हैं। अम्बेडकरवादियों को जगह कहाँ मिलती है पुलिस में, अफसरान कहाँ बन पाते? नहीं, नीचे लेवल के तो वही है ना, अफसर तो बन ही नहीं सकते हैं, अफसर तो बन ही नहीं सकते। यही तो ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ मुसलमानों की बात आप लोग करते रहते हो, साजिश है, कभी बन ही नहीं सकते अफसर। जो बन जाएगा उसको भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, मैंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बेहतरीन ऑफिसर्स देखे हैं, जो 50-50 ऑफिसर्स का अकेला काम करता है, लेकिन उसको साइड लाइन करके रखा जाएगा, फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तो अगर वो किसी जो सो कॉल्ड सवार्ड या जो जनरल कैटेगरी का है ना, उससे 10, 20, 25, 50 गुना ज़्यादा बेटर अफसर होगा ना, तब जाके उसको कहीं फील्ड ड्यूटी मिलती है। मलाईदार पद तो मिलता ही नहीं है किसी को। ये आप उठा के देख लें, जितने मलाईदार पद है ना, जो ये मलाईदार बोलते हैं सो कॉल्ड, उस पर सब कौन मिलेंगे, जो मनुवादी मानसिकता के होंगे। लाइन लगा के देखो साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब को आप जानते हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। खरगोन मामले में या कई और जगहों पर जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है, बगैर कोर्ट का फैसला हुए या बगैर फैसला किसी तरह की सुनवाई किए बगैर, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है और कहा कि इससे हमें इंसाफ की उम्मीद है। क्या लगता है, ये सही कदम है, ये मुनासिब कदम उठाया गया है और इससे मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो लोग कोर्ट और कचहरी के बारे में नहीं जानते, वो तो मौलाना के इस कदम से बहुत खुश हो जाएंगे कि चलिए कुछ एक बड़ी कावाइश की, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। मेरी ये पेशन गोई है, और पेशन गोई इसलिए है कि मैं इस तरह की केसेस एक नहीं सैकड़ों देख रहा हूँ। कुछ नहीं होने वाला। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह चुके हैं सड़क पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम पे दबाव है। फिर भी मौलाना अरशद मदनी के पीछे लाखों लोगों की भीड़ 1 सेकंड में खड़ी हो जाएगी। ये आप मना करोगे, हाँ करोगे? मौलाना अरशद मदनी अगर चाहें तो दिल्ली में इंडिया गेट पे 10 से 20 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वहाँ से कितनी दूर है? आधा किलोमीटर। तो अगर वो 20 लाख लोगों की कॉल दे दें, उसमें से 1 लाख लोग कोर्ट अरेस्ट करने के लिए कॉल दे दें, तो उन्हें शायद पिटीशन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सरकार ही ठीक काम करने लगेगी। कोर्ट क्यों जाता है आदमी? जब सरकार संविधान तोड़ती है उसके खिलाफ ही तो कोर्ट जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब कोर्ट गए हैं, मैं भी कोर्ट जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे खुश होते हैं कि राजा साहब ने क्या ज़बरदस्त पिटीशन डाली। अब उसमें से रिज़ल्ट तो देखिए ना, 100 में से हमारे 10 ही केसेस में रिज़ल्ट आते हैं जो हम चाहते हैं, और 90 में आते हैं तो बहुत बाद में आते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, 20% की उम्मीद रख के वहाँ जाएँ, लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो जजेस को भी, जो आज जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था जनता आए और हमें हौसला दे, तो कोर्ट को हौसला आएगा, फिर न्याय जो है जल्दी होने लगेगा, तुरंत होने लगेगा। तो इससे कोई भी, अब मैं मौलाना की बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी पिटीशन डालेगा उसकी वाहवाही होगी कि इसने क्या काम कर दिया। मतलब उंगली कटा के शहादत का मज़ा लूटा जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हमारी जो शाहीन बाग और CA-NRC की जो मुस्लिम ख़वातीन थी, उनसे दिखें कि CA-NRC इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उनके पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अभी भी, लेकिन CA-NRC इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पार्लियामेंट से पास हो गया। फिर उनसे, उनकी देखा देखी या उनसे इंस्पिरेशन लेके किसानों ने किया, तो पार्लियामेंट से कानून पास हो गया था। 3 कानून जो गंदे घिनौने कानून थे किसानों के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और वापस लिए। तो ये है पब्लिक प्रोटेस्ट की बात। महमूद पराजा साहब, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम या अंग्रेज़ी में कह लीजिए वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब की। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। अगर आप पे हमला होता है, आपकी जान माल को ख़तरा है, तो मौत आनी है, तो आप अपना बचाव करें कानून के दायरे में रहते हुए, शरीयत ने भी कहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा बयान मौजूदा माहौल में सही है या इससे एक तरह से और उन्होंने भड़काने की कोशिश की है? क्या आपको लगता है इस बयान के बारे में?
सबसे पहले तो मैं इस बयान का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और मरहबा कहता हूँ। मतलब मेरी अहलन मरहबा। अहलन व सहलन मरहबा, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। ओके। अब मैं यही चाहता हूँ ना, इस तरह के उलेमा सामने आएंगे तो ये जुल्म ज़्यादती बंद हो जाएगी। अब जब तक ये मौलाना जिन्होंने ये कहा है, जब तक इस बयान पे अपने कायम रहते हैं, वो हमारे कायद हैं, कायद अव्वल हैं, जो ये नहीं, कायद आज़म है और सुपर कायद आज़म है, जो ये नहीं कहता, जो मौलाना, जो हमारा आलिम ये बात नहीं कह रहा है, वो उसके ईमान पे शक होने लगता है। जब तक ये बात कह रहे हैं, ये हमारे कायद आज़म है, सुपर कायद आज़म है, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनके लिए हमारी 1000 बार जाने कुर्बान, ठीक है। लेकिन अब इनके बयान को ध्यान से देखना पड़ेगा। और एक गुजारिश मैं और करूँगा हज़रत मौलाना से कि इसमें शायद उनके दिमाग से स्लिप हो गया होगा। ये उन्होंने दरअसल जो कहा है वो हमारे आलिम दीन के लिए कहा है, जो मजहबी रहनुमा है उनके लिए कहा है, क्योंकि आम जो नागरिक मुसलमान हो या शेड्यूल ट्राइब का हो या ओबीसी का हो, वो बहादुर है ही, वो किसी से नहीं डर रहा है। और उसको मतलब आप कह रहे हैं कि उलमाए किराम बुज़दिल हैं? नहीं, ये मौलाना की बातों से मुझे लग रहा है कि वो ये जो उन्होंने कहा है ना, उलमाए किराम की उलेमा तारीख है, ये जंग आज़ादी उलमाए किराम की मरहून मिन्नत है, दारुल उलूम देवबंद का क़याम ही इसीलिए अमल में आया था। तो अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे बड़ा, और अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा डर भी उलेमा किराम से ही था ना, वो थे। बिल्कुल। अगर जो कल मौलाना ने जो वीडियो वायरल हो रहा है ऐसे हो जाए तो सिर्फ मौलाना कोई उस वक़्त क्या अपने लिए लड़ रहे थे, वो भी तब भी गरीब गुरबा सबके लिए लड़ रहे थे ना। अंग्रेज भारत के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज जो देश को लूट के ले जाना चाहते थे, क्या उलेमा सारा खाना खा रहे थे? क्या उलेमा ज़मीन जायदाद पे बैठे थे? क्या उलेमाओं को खेती करके बेगारी देनी पड़ रही थी ज़मींदारों को? उलेमा लड़ रहे थे उन गरीब मुसलमानों के लिए नहीं, SC ST OBC के लोगों के लिए। वही काम एक तो ये उलेमाओं के लिए मौलाना ने बोला है, मुझे ऐसा लगता है, ये मौलाना से पूछ सकते हैं आप। पब्लिक तो ईमान वाली है, गरीब लोग ईमान वाले हैं, उनकी ईमान की पुख्तगी हम सबसे ज़्यादा है, और उनको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। ये जो आ रहे हैं ना मनुवादी हथियार लेके, किसी लाठी की ज़रूरत नहीं है उन्हें, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। लाठी लेके भी आगे आगे भागते हैं। हमारे जो शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के ख़ास तौर पे लोग हैं, तो मनुवादी आएंगे तो लाठी लेके भी आगे आगे भाग रहे होते हैं। वो तो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं यहाँ पे, खाली हाथों से लोगों से देख के डर के भागते हैं, नहीं भागते। वो इतने बहादुर हैं, वो बुज़दिल हैं। वो तो ये है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को लाते हैं। तो हमें किसी लाठी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए बाबा साहब की कलम ही काफ़ी है। एक एक कलम रख लें जेब में सब, हमारे जो बहादुर नौजवान हैं, कलम से ही हम उनका इलाज कर देंगे। किसी लाठी की, किसी तलवार की, किसी बंदूक की ज़रूरत ही नहीं है। बुज़दिलों को ज़रूरत होती है। हमें तो हमारी ईमान की ताकत देख के भाग जाएंगे। यही बात भीमा कोरेगांव में हुई थी। कितने थे और कितने भगाए थे। तो ये है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ताकत, ये है मुसलमानों की ताकत। ये बुज़दिल मनुवादी क्या करेंगे? ये सिर्फ दिखावे के हैं, ढोल बजाने, कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है जब 2 साल पहले बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही थी, जिस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में भी, लखनऊ में भी कहा था कि आप लाइसेंस लीजिए, रिवाल्वर लीजिए, आपने सेल्फ डिफेंस के लिए बाज़ाब्ता प्रोग्राम चलाया था, और अभी आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ कलम लेकर के अपने हाथ में रखिए। तजाद नहीं आपकी दोनों बातों में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कलम भी काफ़ी है, हमारे लिए कलम ही काफ़ी है। मैं आज भी कह रहा हूँ। तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए पहले कह रहे थे कि आप लाइसेंस हासिल कीजिए, रिवाल्वर रखिए। कलम से आएगा ना, मैं आप फिर समझ लीजिए। कलम की ताकत में बाबा साहब ने कहा था ना, 1000 तलवारों से ज़्यादा एक कलम की ताकत है। आप लाइसेंस का फॉर्म किससे भरेंगे? लाठी से या पिस्तौल से लाइसेंस का फॉर्म भरेंगे? लाइसेंस लेने का फॉर्म किससे भरेंगे? इसी पेन से, कलम से फॉर्म भरिए, कानून में दिखाइए आप कि हमें ज़रूरत है लाइसेंस की, आपको लाइसेंस देने के लिए मजबूर है, उसकी ड्यूटी है सरकारी अफसर की। नहीं तो अदालत में जाइए। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी बात उस वक्त ज़्यादा लोगों ने सुनी नहीं, आज सुने। मैं तो अब फिर कह रहा हूँ, ये आपका कानूनी हक है। पूरी दुनिया में जो 2 बड़ी डेमोक्रेसी है ना, जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। वहाँ तो बहुत लोग बंदूकों का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो हर इलेक्शन में इलेक्शन इशू होता है ये कि जो गन रखने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, गन कल्चर है मना। तो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये बुनियादी हक है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हम जैसे वकीलों से कि सेल्फ डिफेंस कहाँ तक है।
सेल्फ डिफेंस वहाँ तक है जब तक आपकी जान को खतरा है। जैसे ही आपकी जान को खतरा हुआ, ख़त्म, उसके बाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी भी ताकत का। लेकिन जब आपकी जान पे खतरा है, धारा 100 IPC है, वो पढ़नी चाहिए ना। मैंने तब भी बताया था, सबको पढ़ाया था, अब मैं दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, दोबारा कैंप लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से। कानून ही हमें इजाज़त देता है कि अगर आपकी जान पे खतरा है, तो जब तक आपकी जान पे खतरा है, आप अपनी दिफा में क्या क्या कर सकते हो वही सीखने की ज़रूरत है। लेकिन फराज साहब, तय कौन करेगा कि कब तक आपको ख़तरा लायक था, कब ख़तरा ख़त्म हो गया, कब तक आपका अमल दिफा शामिल किया जाएगा, कब तक डिफेंस में शामिल नहीं किया जाएगा? अभी ताज़ा मिसाल है जहांगीरपुरी की, पहले भी शुरू में इसी वीडियो में बातचीत हुई। जहांगीरपुरी में वहाँ के लोगों का कहना, मकामी मुसलमानों का, कि वो बार बार आए, तीसरी मरतबा रैली लेकर के आए, झंडा लगा रहे थे, हमने उन्हें रोका, बात नहीं मानी, फिर जा कर के वो बंदा उधर से पथराव करता है। अब हमारा मुश्किल हो गया था, हम पर हमला हो चुका था, हमने अपना बचाव किया, बचाव में पत्थर फेंका, जो कुछ किया, लेकिन पुलिस या मीडिया सब लोग इनको ही मुजरिम ठहरा रहे हैं, इनको ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बड़े दबाव के बाद पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी उनके उनके उन लोगों में से भी की है, और शायद FIR भी दर्ज की गई है कि विदाउट परमिशन की रैली निकाली गई। तो हम दिफा करते हैं, या मुसलमानों ने अपना दिफा किया, लेकिन उनके दिफा को भी जुर्म माना गया है। पहले तो मैं एक पुराना सवाल था उसका जवाब दे दूं कि जो हमारे आलिम दीन ने अभी बयान दिया था कि बुज़दिली छोड़ के, मेरे ख्याल से आलिमों से हिम्मत और हौसले का पैदा करें, ईमानी जुर्रत से काम लें। वो ईमानी जुर्रत सिर्फ अपनी हिफाजत करने के लिए होनी चाहिए, अपने से पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हिफाजत के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए भी मुस्लिम कम्युनिटी को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी उसमें मौलाना से ये गुजारिश है कि ये ध्यान रखें कि हमसे ज़्यादा जो ज़्यादती जुल्म हो रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे हो रहे हैं। हमारे घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं 100, मैं ये मानता हूँ अभी तक सब जगह मिला के 100, 200, 500 पे चलेंगे रोज़। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के घरों से उनकी झोपड़ियाँ खाली कराई जा रही हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो ज़मीनें खनन के लिए दी जा रही हैं, माइनिंग के लिए दी जा रही हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ रोज़ ज़्यादती हो रही है, उनको जो ज़मीनें अलॉट है, जो उनका हक है, उनसे उन्हें हटाया जा रहा है। तो हर एक ईमान वाले को अपने से पहले जो ज़्यादा मजलूम है उनकी हिफाजत के लिए खड़े होना पड़ेगा, ये भी अपील करें। एक बात अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि ये जो बात है ना कि लाइसेंस की बात, या क्या करे, पत्थर तय कौन करेगा उसका, हाँ, अपने दिफा में आप अटैक कर रहे थे, वो हम जैसे लोग जो कानून के जानकार हैं वो आपको ट्रेनिंग क्लासेस देंगे। मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो भी जारी करूँगा। एक बात, दूसरी बात, एक हमारे, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी ईमानदार जर्नलिस्ट, ये क्रिमिनल जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया वाले नहीं, कि हर एक जगह पे हिडन कैमरास लगा के रखें। वो तय करेगा कि कौन पुलिस वाला इन्वॉल्व था, कौन जो फुट सोल्जर्स थे, ये मनुवादी, वो इन्वॉल्व थे, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दें और उसकी रिकॉर्डिंग जो है दूर रखें। ये सब हमारे जो आजकल के नौजवान हैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तय उससे हो जाएगा अगर हम वीडियो बना के रखेंगे। एक चीज़ मैं और गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि ये मान के मत चलें कि हमारे लोगों ने पथराव किया है किसी भी स्टेज पे। ये बात आप लोग कहते हैं तो ये उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं आप भी कि हमारे लोगों ने पथराव किया वहाँ पे। आपने देखा था पथराव करते हुए? नहीं, लोग कह रहे हैं कि हमने अपना कह रहे हैं ना, किया, बचाव किया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो लोग कह रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये भी एक बहुत सोच समझ के बात कही जानी चाहिए कि क्या जब कोई मार के तलवार आने लगा था उन्होंने हाथ से रोका उसे, या यहाँ अपने डंडे और लाठी लेके खड़े रहे, सिर्फ उनको वहाँ से आगे नहीं आने दिया क्योंकि उनमें जरूरत नहीं होती। ये भी आपको, ये जो पथराव का नैरेटिव है ना, ये मनुवादियों ने बनाया कि पथराव हुआ इस तरफ से, बिना कोई सबूत के पथराव हुआ, ये तो सब नहीं मान लिया, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि वकालत करते हैं और हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि ये मान लेना कि हमने पथराव किया है, ये भी मुझे अजीब सी बात लगती है। बजरंग दल वालों ने माना है कि हम तलवार लेके बार बार अटैक करने आ रहे थे, हम पिस्तौलें लेके वहाँ पे आ रहे थे अटैक करने, हम झंडा चढ़ाने आ रहे थे, किसी ने माना है? RSS और बजरंग दल वाले ने। ये बात है। तो हम लोग, जो कि टीवी में दिखाया जाता है नैरेटिव, टीवी में बोला किसी ने, हमारे बहुत सारे बड़े सेकुलर जो पत्रकार हैं, पैनलिस्ट हैं, वो भी बोल देते हैं कि दिफा में पत्थर चलाए। जी किसने चलाए पत्थर? कहीं देखा है किसी ने? तो वो नहीं, दिफा में चलाए, ये तो हमने मान ही लिया। ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए। पहले आप सबूत देखें। अदालतें किस लिए हैं? इन्वेस्टिगेशन करने देना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मुझे नहीं लगता कि ये आएगा कि इस तरफ से पथराव हुआ है।
सिर्फ खड़े रहने की वीडियो है ना, पथराव की कौन सी वीडियो दिखा दो आप मुझे। पहले ही मान लिया हमने पथराव है, ये सब गलत है। ऐसे हमें फाइंडिंग नहीं देनी चाहिए। और जो नैरेटिव पुलिस का दावा है कि पुलिस दोनों का तरफ दावा, से ऐसे पथराव बोलिए, हुआ। पुलिस का दावा है दोनों तरफ से पथराव हुआ पुलिस कह रही है है, कि ये दोनों- कहा जाए। हालांकि हम पुलिस ने भी ब्लेम नहीं किया किसी कम्युनिटी को कि पहले इसने किया। अब तक जो पुलिस की तरफ से आई ही कि पथराव हुआ, पुलिस ने ये नहीं कहा कि किसने पहले किया, लेकिन पुलिस कह रहा है कि दोनों ग्रुप में पथराव हुआ है। मैं तो प्रेस में यही पढ़ रहा हूँ, पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से पहले 16 के 16 जो अरेस्ट किए, पहले 16 जो अरेस्ट हुए वो बहुत ही ईमानदारी से मुस्लिम थे। मैं जो देख रहा हूँ, जो पब्लिक मीडियम में आ रहा है, तो इतनी तो ईमानदार है पुलिस। ये भ्रष्ट अधिकारी अपना ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत ही क्यों आती। ये तो करवा रहे हैं ना वो भ्रष्ट अधिकारी, और वो मैसेज दे रहे हैं पहले किसे गिरफ्तार किया, पहले किसे गिरफ्तार करना चाहिए था। जो लोग हमलावर थे ना, ये तो बुनियादी लॉ है। बिल्कुल। अटैकर्स के ऊपर नैरेटिव पहले बनना चाहिए था ना, कि वो लोग आए, और उनका कभी एक पुलिस विदाउट परमिशन आए, वो यहाँ पर आके प्रोवोक कर रहे हैं। कि पुलिस के किसी आला अधिकारी ने ये बात कही है कि वो लोग आए यहाँ पे हमला करने, किसी एक आदमी ने कही है। इन्होंने तो हमारे लोग भी कहने लगे कि पत्थर फेंके गए यहाँ से। मुझे नहीं समझ में आता, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मैंने नहीं देखी कोई वीडियो। अबे तो एक्सेप्ट भी नहीं किया उन लोगों ने कि वो आकर के झंडा लगा रहा था कुछ। यहाँ तक तस्करी नहीं किया पुलिस अधिकारी। पुलिस कह रहा है क्या? ये है बेईमानी का काम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। इसलिए मैं ईमानदार अफसरों से कह रहा हूँ कि वो अपनी डीडी एंट्री कर लिया करें, वो कहीं ना कहीं ज़ाब्ते में ये चीज़ें ले आया करें। ईमानदार अफसरों को उस घुटन में नहीं रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं ईमानदार अफसर, वो दिल्ली दंगों के बारे में भी आके हमें बहुत सारी खबरें देते हैं। बहुत सारे सबूत जो हमारे पास हैं वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स द्वारा ही दिए गए, जिससे ऊपर तक बीजेपी की हाईकमांड और आरएसएस की हाईकमांड तक डर रही है, क्यों हमारे ऑफिस पे छापे पड़ रहे हैं। तो ईमानदार अफसरों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने संविधान की शपथ ली है। ये जो बेईमान पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एक झूठा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, जो हमलावर बता ही नहीं रहे हैं, जो कि सारे हज़ारों वीडियो होंगी ना इस तरह की कि हमलावर कौन था। किसी एक पुलिस अधिकारी ने बोला कि हाँ वो लोग तलवारें लेके ये आ रहे थे और वो हमला कर रहे थे और वो मस्जिद के बाहर आके ये ड्रामा कर रहे थे। किसी एक पुलिस अधिकारी ने ईमानदारी से ये बोला कि बजरंग दल के लोग जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं अजान के टाइम पे। क्या लेने जा रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़े। इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि बजरंग दल क्यों, मेजोरिटी कम्युनिटी क्यों नहीं कहा जाएगा, बहुसंख्यक क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी कर ही नहीं रही है ये काम। मेजोरिटी कम्युनिटी है SC ST OBC, शूद्र और अवर्ण। ओबीसी के लोग ही तो सारे होते हैं। नहीं कुछ पत्थर फेंकने वालों में, हमला कार्डर्स करने की वालों बात करते हैं आप। यही बात समझने की है। ये नैरेटिव तैयार किया गया उसी मनुवादी मीडिया का। नो, ये उसका ये नैरेटिव हर चीज मनवादी मीडिया का नैरेटिव नहीं है। ये उसी तो reality है। जैसे आप खुद मान रहे हैं कि पत्थर फेंकेगा इधर से, लेकिन ओबीसी के तो सारे होते हैं। नहीं होते। बजरंग दल में जितने हर जो फुट, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हर जो फुट सोल्जर होगा वो तो एक तरह से जुल्म का शिकार ही होता है। फुट सोल्जर। आप मुझे ये बताओ कि बजरंग दल का चीफ कौन है? आप मुझे विश्व हिंदू परिषद का कोई गोयल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, वो चीफ खुद बनते हैं। हाँ, काम दूसरों से लेते हैं वो। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो बैठ के तमाशा देखते तो हैं, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हमारे बराबर हैं, मुसलमान हमारे कद के, हमारी मुसलमानों से दोस्ती है, और नीचे वालों से काम करवाते हैं, अपना हमला करवाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मैं यही, वो मासूम हुए या वो मुजरिम हुए, और वो भी अब नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं। अब आप जो इनके किसी दानिशमंद से बात कर लो, और अब जो आप दिल्ली दंगों में हमसे एक सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह ये भी है कि दिल्ली जो ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए उसमें जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, आप 90% देख लो कौन अरेस्ट हुए हैं, सब के सब जो मनुवादी मानसिकता के हैं। इसकी एक दंगों का इल्जाम तो आप लोगों पर भी लगता है कि आपके जो दोस्त हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने जा करके मुसलमान जो सड़क के किनारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको ला करके सड़कों पर खड़ा कर दिया कि तुम सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करो, पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक कर देगी। उसके बाद पूरा मामला नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं कि वो लोग आके मुसलमानों को मारते हैं उनकी, ये आप तो दूसरी बात कर रहे हैं। आप तो ये बता रहे हैं इस तरफ थे। इसी वजह से तो हमारे से दुश्मनी बढ़ी है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी खास तौर पे और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी खास तौर पे अब मुसलमानों के साथ ये जुल्म करने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में अब मुसलमानों के साथ ये जुल्म करने को तैयार नहीं है, भले ही उनको रोज़ मनुवादी वही कहानी पढ़ा रहे हैं, हिंदू बनाने की कोशिश। इसीलिए तो 60% लोगों ने ईवीएम से भी गड़बड़ के बावजूद भी, इनका खुद का रिकॉर्ड है, 60% लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया है अभी यूपी में। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप लोग भी जब इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप जैसे दानिशमंद जो सहाफ़ी हैं इस चीज़ की नौयत को नहीं समझेंगे कि ये बेचारा तो अभी इन्होंने तो अपने कश्मीरी पंडितों को अपना ही राजनीति का चारा बना लिया। तो ये इन जो ओबीसी जो कि बेचारे हमारे भाई हैं, जो कि शूद्र हैं इनकी नज़र में,
उनका जो 1-2 दिन का काम होता है उसी दिन तो इनको चढ़ा के भेजते हैं, उसके बाद तो शूद्र है ना वो। क्या होते हैं वो? बिजी शूद्र ही तो होते यही हैं। तो नहीं समझ पा रहे हैं ना तो उनके जो यही लीडर्स तो- हैं। सवाल तो यही है ना, मुसलमान तो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, नहीं, मुसलमानों मुसलमान ने सपोर्ट उनको नहीं, ये मैं नहीं इज्जत दी है, वकार ना, दिया ना, है, ना, डिग्निटी दी है, मैं नहीं लेकिन वो जो है वो समझने को तैयार नहीं है। वो खुद को समझते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के सरबराह हैं, और उनको इस बात पर खुशी मिल जाती है कि अगर तुम चाहते हो हिंदू बनना तो जा करके मुसलमानों को मार करके आओ, और वो कहते हैं हमने मार लिया, अब हमको हिंदू शामिल कीजिए। क्या तुम शूद्र बनना चाहते हो? ये नैरेटिव है तो यही है ना। तुम अगर हिंदू बनना हम तो यही समझा रहे हैं उनको, मुसलमान हम तो क्यों यही समझा रहे समझाएंगे हैं। उन्हें? खूब वो समझने को तैयार नहीं हम है। नहीं, हमने देखिए मुस्लिम कम्युनिटी की और ख़ास तौर पे जो इंसिडेंटली मुस्लिम बादशाह थे और वो अपने आप में बहुत बहादुर थे और ये थे और वो थे, लेकिन वो अगर पक्के मुसलमान होते तो, और इसकी सज़ा मैं समझता हूँ आज जो हमारी कम्युनिटी भुगत रही है, ये एक सज़ा उनके गुनाहों की है कि वो एक फरमान जारी करके छुआछूत ख़त्म कर सकते थे। नहीं, उन्होंने खत्म, औरंगजेब राजा साहब उन्होंने खत्म किया तभी तो भारत में अगर आज 20 करोड़ मुसलमान है, कल ये 30 करोड़ मुसलमान है, तो किस वजह से? ज्यादातर सारे उसी मुसलमान ऐसे कम्युनिटी आते हैं ना, लेकिन उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया, साथ बैठाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, पूरा मकाम दिया। तब उनको लगा कि इस्लाम अच्छा धर्म है, इसे कबूल कर लेना चाहिए, आज़ादी मिलती है, थोड़ा तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हिस्ट्री मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। किसी भी बादशाह ने जो मुस्लिम था, सो कॉल्ड इस्लाम धर्म का मानने वाला था, एक भी मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं किया, इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि ये मनुवादी मानसिकता के लोगों में के भोलावे में, धोखे में आके उन्होंने भी वही प्रथा की। ये जो इस्लाम कबूल किया, एक मिनट रुकिए, इस्लाम की तालीमात को देख करके, इस्लाम जो दुनिया भर में फैला है, अपने शराब पीना की वजह से, या क्या ये सारे से, मुस्लिम जो राजा थे शराब पीते थे? उनके कोई शराब की वजह से नहीं। शराब और सारे के सारे याशी सारे शराब नहीं पीते। कौन सा नहीं पीते थे बताइए आप मुझे, बताइए कौन से? औरंगजेब की बात करेंगे ना, और किसने नहीं पी शराब? शाहजहां के बारे में कह सकते हैं, शाहजहां के बारे में कह सकते हैं उसने नहीं पी शराब, और उसके अलावा क्या बोलते, शमशुद्दीन अल्तमश ने नहीं पी, नहीं वो ने नहीं पी, वो तो पुरानी बात है, मुगलों की बात हो रही है अभी तो। अब मुगलों में किसी ने पी भी लिया होगा, पी भी नहीं लिया होगा। बाबर को भी बहुत अच्छा माना जाता है। बाबर इतनी ज्यादा शराब पीता था जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और 6 महीने के लिए छोड़ी थी खनवा की जंग से पहले, क्योंकि उस वक्त खतरा आ गया था तो इस्लाम याद आ गया। बाबर अपने आप में बहुत बहादुर, बहुत ज़हीन, बहुत बहादुर था, उसके सामने कोई जंग में टिकता नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन जब इस्लाम की बात हो रही है, जब ईमान की बात हो रही है, तो वो मैं बता रहा हूँ कितना मजबूत ईमान था वो। ये घड़े भर भर के शराब पीता था। उनका ज़ाती अमल है, हम फैसला नहीं करने वाले। मैं कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो जाहिर की बात है। किसी मुस्लिम बादशाह ने इस्लाम के लिए भारत में कुछ नहीं किया है, ये इस्लाम के लिए किया है हमारे पीर फ़कीरों ने। उन्होंने इस्लाम की तालीम दी है, उन्होंने दिखाया। मतलब उन्होंने सख्तियां नहीं की ना। अगर वो चाहते एक फरमान जारी कर देते, उनकी बादशाह थी, डिक्टेटरशिप थी, आज की तो ये भी नहीं कि अदलिया है, कोर्ट है, ये होगा, जजेस हैं, उस वक्त तो ये भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा दिया, तब तो लोगों में इतनी मरोबत आई, लोग आपस में इत्तेहाद बना। मैं बादशाह हूँ, मेरी कलम। अकबर को देखे, उन्होंने देख दीन ही अपना वो तश्कील दे दिया था। उनका जब दिमाग खराब हो गया था तो ये काम करने लगे थे वो। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप देखिए हिस्ट्री को हम अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, मैं बादशाह हूँ, अकबर के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं थी, किसी की कोई औकात नहीं थी कि उसके सामने चू भी कर सकता, ये हिस्ट्री है। उसने में तो होता है ये। नहीं, अकबर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो जमहूरियत में पॉसिबल नहीं है। ये औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये सिर्फ अकबर की बात कर रहा हूँ। उसके दौर में इतनी ताकतवर हुकूमत थी, किसी की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी, उसके सामने चू भी कर जाता किसी की। और यह हिस्ट्री है, रियलिटी है। वो अगर एक फरमान जारी कर देते, अकबर द ग्रेट, कि आज से छुआछूत खत्म, उन्हें कौन सा किसी को मुसलमान बनाना था? छुआछूत नहीं होगी, खत्म। कोई पानी पीने से नहीं रोकेगा, कोई किसी को पढ़ाई लिखाई करने से नहीं। किसी की मजाल थी कि वो चू भी कर जाता एक रात में। ये छुआछूत, वो जो जुर्म किए ना हमारे बादशाहों ने, उसकी सज़ा शायद हमें मिल रही है, और इसकी सज़ा को हमें कबूल करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने से पहले SC ST OBC की हिफाजत करने के लिए खड़े होना चाहिए। और आप तो जिसकी ये बात करते हैं ना, क्या है वो जिसके लिए वो फिल्म भी बनी है, क्या? कश्मीर फाइल। नहीं, कश्मीर फाइल नहीं, अभी जो ये जो अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी, वो पद्मावत जिसकी फिल्म बनी है, उस जैसा बहादुर, उस जैसा बाजुर्रत, जिसने मुगलों को 3 बार नहीं 4 बार रोका। मुगलों को नहीं, सॉरी, इनको मंगोलों को जब वो अपने टॉप उरूज पे थे, हाँ। उनके सामने दुनिया में कोई नहीं रुका,
सबको वो घास की तरह काटते, सबको उन्होंने घास की तरह काट दिया। उसने भारत की हिफाजत मंगोलों से की, नहीं तो पूरा का पूरा भारत को वो तबाह बर्बाद करते। उस व्यक्ति के खिलाफ ये ऐसी बातें करते। अगर उसकी भी कमी थी, वो एक फरमान जारी कर देता। दो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर बिलखुसूस, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, कि आज से छुआछूत ख़त्म। किसकी मजाल थी, किसकी औकात थी क्रूड लैंग्वेज में, जो चू भी कर जाता। नहीं किया इन लोगों ने, वो गुनाहों की सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं आज। अब पता नहीं उस वक्त के क्या हालात थे, उस वक्त ये है ना कि मनुवादी जो ब्राह्मण थे उनके चंगुल में आ गए, ये भी आ गए, तो यही हुआ जो होना था। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम पराचा साहब से बातचीत कर रहे थे। गुफ्तगू शुरू हुई थी सियासत से, वायलेंस से, जमहूरियत से, और तारीख़ पर आकर के गुफ्तगू महदूद हो गई है। पराचा साहब को तारीख़ी मालूमात भी काफ़ी अच्छी, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बादशाहों का नाम और सब कुछ मालूम है। तो बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।